मैं बाहू फोर्ट में हूँ और बाहू फोर्ट इलाके में मेरा आने का मकसद है, हम पिछले कई दिनों से ये काम कर रहे हैं कि साहब मान्यवर कांशीराम साहब के साथ, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जो लोग थे, जो उनके मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, जो कैडराइज लोग थे, वो लोग क्या सोचते थे, क्या विचारधारा रखते थे, वो आज भी मान्यवर कांशीराम साहब के डेथ के बाद, उनकी मौत के बाद आज भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन किसी कारण वो पार्टी से खफा भी हैं और साइलेंट हैं। वो सोचना होगा, ये कैडराइज लोग हैं, इन लोगों ने कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखा। जिस घर में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उस घर में पहले दीवार के ऊपर जो लिखा हुआ था, जय भीम बोलो फिर दरवाज़ा खोलो, अभी इस पर सफ़ेदी रंग कर दिया गया है। रंग किस लिए किया गया है? लग रहा है कि थोड़ा सा पार्टी के साथ मनमुटाव चल रहा है, खफा हैं। कांशीराम साहब के साथ रहने वाले प्रीतम चंद मूल निवासी, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रीतम चंद मूल निवासी, ये सेक्रेटरी थे पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के। अब ये तस्वीरें देखने के बाद और ये जो नाम मिट रहे हैं, ये देखने के बाद लग रहा है कि थोड़े खफा दिख रहे हैं। इस घर की सीढ़ियों की ग्रिल को अगर देखिए तो ये हाथी का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हाथी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके दिल और दिमाग में बहुजन समाजवादी पार्टी किस कदर घर कर चुकी है। आज भी ये बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ दिल और तन मन से जुड़े हुए हैं। लेकिन कारण क्या है कि अब पार्टी से मनमुटाव दिख रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस घर के अंदर मुझे कोई और तस्वीर नहीं दिख रही सिवाय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, साहेब कांशीराम, गौतम बुद्ध, रविदास जी, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले, मायावती। ये तस्वीरें मुझे इस घर में दिख रही हैं। मैं चारों तरफ का आपको इस घर का जो दृश्य दिखाऊंगा, दृश्य को देखने के बाद समझ आ रहा है कि गरीबी को गले से ज़रूर लगाया, लेकिन कांशीराम साहब की सोच को नहीं बदला। ये दरवाज़े पर भी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर भी आपको हाथी दिखाई देगा। ये देखिए, आज भी हाथी इनके दिल और दिमाग में है। तो हमारे साथ प्रीतम चंद जी हैं। प्रीतम चंद बीएसपी के साथ 1983 में जुड़े थे। 1983 से लेकर के आज 2023 तक वो बीएसपी के साथ ही क्यों हैं, इनकी कहानी पर नज़र डालते हैं, इनकी उन पुरानी यादों के ऊपर नज़र डालते हैं। ये साहब कांशीराम साहब के साथ जब मिलते थे, साहब कांशीराम साहब जब जम्मू कश्मीर की धरती पर आते थे, और पार्टी की गतिविधियां किस प्रकार थी उस वक्त, और पार्टी में उस वक्त के नेता कैसे काम करते थे, वो जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, इस वक्त जो मेरे साथ शख्स हैं, इनका नाम प्रीतम चंद मूल निवासी है। और जिस नाम के आगे मूल निवासी लगता है, यहाँ से आप समझ लीजिए कि वो आदमी बहुजन समाज पार्टी के साथ या बहुजन सोच के साथ कहीं ना कहीं वास्ता रखता है। मेरे साथ प्रीतम चंद मूल निवासी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सिंह साहब, मैं सबसे पहले आरटीआई इंडिया न्यूज़ का वेलकम करता हूं। हम बहुत खुश होते हैं कि ये जो चैनल है, ये बहुजन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाती है। हमारे जो बहुजनों के दुख दर्द है उन पर रोशनी डालते हैं और सरकार तक हमारी जो बात पहुंचाते हैं और अपने समाज तक ज़्यादा पहुंचाते हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए और हमारे समाज के साथ जो मनुवाद है वो कैसे शुरू करता है। इसको उजागर करने के लिए जो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की जो टीम है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ कि ये अपने समाज तक जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे समाज के, वहाँ तक जाते हैं और उनकी बात आगे तक पहुँचाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। ये हमारे साथ प्रीतम चंद मूल निवासी हैं। चर्चा ये करेंगे कि 1983 में जब साहब मान्यवर कांशीराम साहब
जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं आए थे, उस वक्त बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ये जुड़े। और बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में जब चर्चा करेंगे, उस वक्त पार्टी का निशान क्या था, उससे पहले पार्टी का निशान क्या था, और पार्टी के कौन सा पार्टी को निशान मिलने वाला था, वो भी जानेंगे। और पहले ये जान लेते हैं कि 1983 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ये जुड़े, कौन लोग इनके साथ थे और क्यों जुड़े। सिंह साहब, मैं 1983 में इस पार्टी के साथ जुड़ा था। 1983 में जैसे ही इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो जहाँ पर हमारे कैंडिडेट जो थे वो था सेवा रमन एडवोकेट थे, वो आज स्वर्ग सिधार गए हैं। वो कैंडिडेट थे, उनका निशान था ऊंट, कैमल निशान था। तो उस वक्त हम जवान लड़के थे, तो उनके साथ चलना शुरू किया था। पंजाब से भी कार्यकर्ता बहुत सारे आए थे, वो साइकिलों पर आए थे। जैसे हमारे डोगरी में बोलते हैं वो निहंग थे, वो उन्होंने नीले चौके पहने थे। और जब वो मीटिंग करते थे तो उनकी एक टीम थी कि वो दीवारों पर ऊंट बना देते थे, 5 मिनट में ऊंट बना देते थे। तो हमारी पार्टी के पास कोई फंड्स नहीं होते थे, हम नील लेते थे 50 रुपये का, और 200 दीवारें हम जो हैं वो काम कर देते थे। तो कांग्रेस जो थी ये हैरान होती थी कि हम इतना पैसा लगाते हैं पोस्टरों पर, तो बीएसपी वाले जो हैं ये तो एक 100 रुपये के नील से 50 रुपये के नील से इतनी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। तो ये कांशीराम का एक कंसेप्ट था कि हम कम से कम खर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो। तो उस तरीके से हमने काम किया था। फिर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे हमारी काउंटिंग हुई, तो मैं काउंटिंग में 1983 में गया था। तो जैसे काउंटिंग चल रही थी तो दूसरी पार्टियों के पास खाना आ रहा था, तो एक से एक बढ़िया खाना आ रहा था। तो हम जो बीएसपी वाले थे तो हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि हमें तो कोई मिल नहीं रहा। तो एक गांव का आदमी था बिश्ना का, वो हमारे किसी कार्यकर्ता का दोस्त था। उसने बोला यार मैं आपको खाना दे देता हूँ, खाना तो हमारा ही है, चाहे कांग्रेस का हो किसी का भी हो। तो हमारे दूसरे साथी कहने लगे कि हम कांग्रेस का खाना नहीं खाएंगे। इतनी देर में रात के 1:30 बज रहा था, तो सेवाराम जी जो हमारे कैंडिडेट थे, तो ये पीले चौल बनाकर लाए, पुलाव बनाकर लाए, कच्चे चावल थे। तो हमने वो कच्चे चावल खाए, आधे रख दिए। तो वो चावल इन्होंने खुद बनाए थे, इनको पता थोड़ी था कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने ऐसा दौर देखा है, बहुत मजबूरी के साथ, बहुत गरीबी के साथ हमने पार्टी को जहाँ तक पहुँचाया। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने बहुत मेहनत की है। जब भी हम किसी गांव में जाते थे मीटिंग के लिए तो हमें पत्थर पड़ते थे, चोर हमें कहा गया। जब ये नारा निकलता था DS4 ये सब चोर, तो चोर कह कर हमें जो पुकारते थे, जो मनुवादी लोग हैं ये चोर करके हमें पुकारते थे। लेकिन जब ये बीएसपी बनी तो सन का मुझे मालूम नहीं है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री वो अखनूर की तरफ जा रही थी। तो वहाँ पर हमारे जो काफिला था, साइकिल रैली थी, कांशीराम के साथ लगे थे, नीला झंडा लेकर जा रहे थे। तो उसने जहाज़ से नीचे देखा, तो उसने अपने दूसरे साथी को बोला कि ये कौन जा रहे हैं। उन्होंने बोला ये तो DS4 वाले हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला कि आने वाले समय में ये शासक बन जाएंगे, इन लोगों से बचना। कि वो इंदिरा गांधी जानती थी कि ये जो पैदल चल रहे हैं इनके मन में कोई तमन्ना है, कांशीराम इनको जगाएगा, इनसे बच के रहना। ये जो संस्था है बहुत जल्दी भारत के अंदर छा जाएगी और ये हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। ये इंदिरा गांधी के शब्द थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांशीराम साहब जब पहली बार जम्मू कश्मीर आए, आपकी पहली मुलाकात उनसे हुई, क्या बात हुई थी? उस वक्त सच बात यह है कि बात तो नहीं हुई, इतना समय नहीं था। तो हमने कचवानी में कैंप लगा था कांशीराम साहब का, तो हमारे बाऊ फोर्ट में भी कैंप लगा था, जहाँ पर कांशीराम नहीं पहुँच सके। लेकिन पंजाबी जो थे, पंजाब के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कमरा किराए पे लिया था हमारे महल्ले में, ऊपर बस्ती में भी और नीचे बस्ती में भी। तो वो मीटिंगें करते थे, उन्हीं लोगों ने हमें जगाया था। उन्होंने प्रचार करके हमें समझाया कि ये पार्टी जो DS4 है ये हमारी गरीबों की पार्टी है। तो DS4 का जो मीनिंग था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, DS4 इसलिए नाम डाला। उसके बाद 84 में 14 अप्रैल 1984 में दिल्ली में तो बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर माननीय कांशीराम जी ने इसका नाम रखा था बहुजन समाज पार्टी BSP। BSP का चुन निशान आपने दिखाया मुझे उस वक्त का 1983 का,
क्या चुन निशान था और फिर चुन निशान बदला क्यों, हाथी में कैसे कन्वर्ट हुआ? देखिए सिंह साहब, बात यह है कि 1987 में जब हमारी पहले तो ऊँट था 83 में, तो 84 में जब पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। तो जब पार्टी रजिस्टर्ड ना हो तो उनको इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का निशान देता है। तो उस वक्त उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंट पार्टी समझकर, हमें है इंडिपेंडेंट थे, तो हमारे जम्मू में तकरीबन सभी जगह पर बाल क्लाक था, घड़ी निशान था। 1987 में जब इलेक्शन हुआ असम्बली का, तो जहाँ पर उस वक्त इसका नाम था कंटोनमेंट के कैंडिडेट थे श्री अमरनाथ डोगरा जी, वो कुचवानी के रहने वाले थे, लंगर गांव के। तो उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त इतना जोश था कि कम से कम 1 किलोमीटर हमारी साइकिल रैली होती थी। हर गांव में जाना, हर गांव के अंदर जाके उनको समझाना, इतना काम था कि हद से ज़्यादा। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी तो अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ी। उन कार्यकर्ता जो थे वो घर से खाना खाकर जाते थे और काम करके घर पर आकर खाना खाते थे। हमारी पार्टी का ये सिस्टम रहा है कि हम कैंडिडेट पर बोझ नहीं बनेंगे। तो उसके बाद और भी मैं बातें आगे रखूँगा। तो जो अमरनाथ था, जब उसकी काउंटिंग में भी हम गए थे, तो जब पंडित लोचन दत्त को हराया गया, वो हार गया, तो HS बाली था, वो इंडिपेंडेंट था, ट्रैक्टर निशान था उसका, वो जीत गया। तो जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने रिजल्ट अनाउंस करना था, तो उसको ऊपर से दबाव आया कि आपने पंडित लोचन दत्त को जिताओ। ये कांग्रेस का है, बहुत पुराना लीडर था, वो कभी हारा नहीं था। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर थी DC, उन्होंने बोला कि हालात ख़राब हैं, बाहर सिख खड़े हो गए हैं, टैंक पेट्रोल के आगे हैं, लेकिन अगर मैंने अनाउंस लोचन दत्त को कर दिया तो यहाँ पर कत्लेआम भी हो सकता है, तो मैं गलत नहीं होने दूंगी। तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने HS बाली को अनाउंस किया कि ये जीत गया। तो जब जीतने के बाद हम घर आ गए तो वो हमारे अमरनाथ डोगरा को साथ ले गए। तो HS बाली की जो घरवाली थी, उसने जब हाथ डाला अपने घर वाले को कि आप जीत गए हैं, तो उसने हाथ नहीं डाला था, उसने बोला कि इसको हाथ डालो पहले अमरनाथ डोगरा को, इसी की वजह से मैं जीता हूँ। अगर BSP ना होती, अगर ये कांग्रेस के वोट, शेड्यूल कास्टों के वोट कट ना करते, तो आज मैं जीता नहीं था, इन्हीं की वजह से मैं जीता हूँ। तो वाली किस पार्टी से? वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, हाँ, ट्रैक्टर निशान था उसका। तो उसकी बीबी ने पहली माला जो है वो अमरनाथ डोगरा को डाली थी कि इसकी वजह से मेरे घर वाला जीता है। वो उस वक्त BSP के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, या यूँ कहें कि बामसेब से जुड़े हुए जो लोग थे, उनके काम से राजनीतिक लोग दूसरी पार्टियों को डरते थे। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे बामसेब के लोग थे, ये बेचारे दिन को तो ड्यूटी करते थे, लेकिन कांशीराम ने इनको ऐसी बात बताई थी कि 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे आप अपने परिवार के लिए दे दो, 8 घंटे आपकी ड्यूटी के, बाकी अपने परिवार के लिए, लेकिन 2 घंटे अपने समाज के लिए आपने देने ही देने हैं। तो हमारे बामसेब के जो मुलाजिम थे, वो जब रात पड़ती थी, अंधेरा होता था, तो वो ग्रुप बनाकर छोटे छोटे गांव में चले जाते थे, वहाँ पर नुक्कड़ मीटिंगें करते थे, लोगों को समझाते थे कि BSP और कांग्रेस में क्या फ़र्क है, BSP कांशीराम साहब ने क्यों बनाई है, इसका वो मतलब समझाते थे। तभी जो अब BSP ग्रोथ करती थी, दिन ब दिन पार्टी बढ़ती आई है। 1996 तक पार्टी ने ग्रोथ की है। ये सिर्फ कारनामा था बामसेब का। जब से बामसेब कमज़ोर हुई तो पार्टी भी डाउनफॉल में आ गई है, ये एक कारण था। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि 1983 में आपने पार्टी ज्वाइन की। 1983 में जब आप पार्टी ज्वाइन करते हैं, तब आप शादीशुदा थे या अभी शादी करने थे? हाँ, जब इलेक्शन ख़त्म हुई 1987 में, तो 87 के बाद ही मैंने शादी कर ली थी। तो शादी के बाद आज तक भी पार्टी के साथ हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरी घरवाली है, वो भी BSP की ही है, और आज तक उसने कभी भी कोई एतराज़ नहीं किया, ना मेरे से कोई डिमांड रखी, क्योंकि मैं काम काज तो करता नहीं था और पार्टी का ही काम करता था। 24 घंटे में पार्टी के लिए निकालता था। आज भी मेरा वही असूल है कि मैं प्रायोरिटी देता हूँ पार्टी को। घर का काम कोई भी हो, जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, लेकिन पार्टी का अगर मैसेज आ जाए तो पहला नंबर पार्टी, दूसरे नंबर घर। और मुझे जहाँ तक पहुँचाने में मेरी घरवाली का बहुत रोल है। मेरे माता पिता, मेरे जो 3 भाई थे, जब भी मैं कहीं बाहर जाता था, कहीं सम्मेलन में,
तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं अपने भाइयों से किराया लेता था, मेरे पापा जी मुझे किराया दे देते थे, मेरी माँ मुझे किराया दे देती थी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की। मेरी मदर की डेथ हो गई है, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था उस इलेक्शन में डेथ हुई थी। मेरी मदर की बातचीत भी कांशीराम साहब से हुई थी, तो कांशीराम को पता चला मेरा 2002 में। तो फिर कांशीराम जब टिकट की बारी आई तो सभी जम्मू की लीडरशिप बैठी थी, तो सभी लोगों ने मेरी अप्रोच की कि इस लड़के को टिकट दे दो, प्रीतम बहुत पुराना है, इसको टिकट दे दो। तो कांशीराम ने बोला कि क्यों दे दूँ इसको टिकट। उसने बोला कि इनकी बरादरी को आज तक किसी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर इनको टिकट नहीं देगी तो कोई बात बनेगी नहीं। तो फिर कांशीराम साहब ने उनकी बात मानी और मुझे बुलाया, और मुझे जब टिकट दिया तो सभी को बोलता था, जे मैं आपको सच बताऊं, सभी वहाँ पर बैठे थे, कोई 30 आदमी बैठे थे, तो कांशीराम ने एक एक करके बोला सभी को, हाँ भाई फलाना तू बोल, तू जीतेगा। तो उसने बोला जी हाँ मैं जीत के आऊँगा, 30,000 की लीड से जीत के आऊँगा। दूसरे को बोला, उसने बोला मैं 15,000 की लीड से जीत के आऊँगा। तीसरे को बोला। ऐसे जब मेरी बारी आई तो मुझे बोला, हाँ भाई सरेरा तू भी बता, तू कितने वोटों से जीत के आएगा। तो मैंने साहब बोला कि साहब जी जीतने वाली बात नहीं, पार्टी का कारवां आगे चलाना है, आंदोलन के साथ जुड़े हैं, जीतने वाली जो कंटोनमेंट में बात नहीं, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करना है, जितना हो सकेगा हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ये कहा। हाँ, तो जब रिजल्ट निकला तो कांशीराम साहब उस वक्त एशिया हॉस्टल में बैठे थे। जब वहाँ पर एक सीट निकली तो एक हमारा विधायक जीता, सरदार मंजीत सिंह जी जीते। उस वक्त कांशीराम साहब ने, जो उनके पास बैठे थे हमारे अच्छे लीडर बैठे थे सीनियर, तो साहब जब गाली निकालता था तो वो किसी को बख्शता नहीं था। उसने बोला, हरामजादो आपने मेरे से धोखा किया है, मैं इतनी सीटें जिताएंगे, हम इतनी लीड से आएंगे। वो एक जम्मू में सरेरा है जिसने मुझे सच बताया था, बाकी किसी ने मुझे सच नहीं बताया। तो कांशीराम को हम पढ़ते थे, उसका चेहरा देख लेते थे कि इसके मन में क्या है, और कांशीराम साहब हमें जानता था। किस्मत खराब हमारी थी, मान लो अगर कांशीराम जिंदा होता तो वो कहीं ना कहीं मुझे पहुंचाता था, लेकिन आज वो बात है नहीं। जो बीएसपी कंसेप्ट लेकर चली थी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टी से लोग जुड़ते हैं और उनके घरों की हालात सुधर जाते हैं, आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए वो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन आप का घर मैंने देखा और आप उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर 1983 में या 87 में थे। सिंह साहब, आपकी बात बहुत बड़ी है, ये बात सच है कि मैंने पहले कहा था कि एक बार कांशीराम साहब की हम पढ़ते रहते हैं उसकी बुक, उसने बोला था कि मेरे समाज के लोग कहते हैं कि मैंने इतने वाल्यूम पढ़े हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं समझ आता। मैंने 20 पेज की एक बुक पढ़ी थी एक रात को, तो मैं रात को सोया कुछ और था, सुबह जागा कुछ और, तो मेरे अंदर वो बात ही खत्म हो गई, तो मैं फ़कीर बनकर बाहर निकल गया। तो ये वाल्यूम पढ़ने वाले ये तो टस के मस नहीं हुए, ये तो पार्टी की बात ही नहीं करते, इन्होंने क्या पढ़ा। तो मैं ये बात कहूँगा कि जैसे मेरी घर की हालत है, तो मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। अगर बाबा साहब बिक जाते, कांग्रेस के हाथों में बिक जाते, आज बाबा साहब की औलाद मरती नहीं, आज वो करोड़ों में होते, होटलों के मालिक होते। लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चों की परवाह नहीं की। जब उसका लास्ट बेटा, उसकी डेथ हुई, तो बाबा साहब हमारे समाज के लिए लंदन गया था। उस दिन गया था तो उसको किसी ने बोला कि आपके बच्चे की डेथ हो गई। उसने बोला एक बच्चे की डेथ हो गई, मैं करोड़ों बच्चों को नहीं मरने दूंगा। आज मेरा वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं नहीं पहुँचा तो मेरे करोड़ों दलितों की बेटों की हत्या हो जाएगी। तो बाबा साहब ने इतना त्याग कर दिया, तो हम कौन सी चीज़ हैं। हम जितना हमारे पास है हम भी कर सकते हैं। बीजेपी वाले हमारे पास अप्रोच करते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं, लेकिन हम बाबा साहब के सिपाही हैं, कांशीराम के सिपाही हैं। कांशीराम ने अपनी पूरी लाइफ तबाह कर दी है इस समाज के लिए, तो हम तो उन्हीं का कर्ज चुका रहे हैं। जितना होगा हम करते हैं। जब तक हमारी सांस है तो हम बीएसपी में रहेंगे। बहन जी हमें निकाल भी देगी, कोई भी हमें निकाल देगा, लेकिन हम व्यक्तिगत से नहीं जुड़े, हम आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं। हम हाथी इंसान हमारे दिमाग में है, हम हाथी के बिना कहीं जा नहीं सकते। ऐसा क्यों सोचते हैं? आपके बच्चे हैं, परिवार है, आपको नहीं लगता कि इन्हें भी बढ़िया बढ़िया शौक़ इनके पूरे करूं, ये भी गाड़ियों में घूमें, एंजॉय करें, और मैं भी किसी ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ चले जाऊं, यहाँ पर मेरा खुद का फ़ायदा? सिंह साहब, आपकी बात बड़ी होती है कि हम चले जाते हैं, सोच भी रखते हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस में जाएंगे
तो वो हमें गाली देते हैं। जब हम अपने समाज की बात करते हैं, जय भीम बोलेंगे, वो हमें कान से पकड़ के निकाल देते हैं। बीजेपी वाले वहाँ पर, हम आज भारत देश में आज़ाद हैं, जो हमारे लोग सेलों में बैठे हैं, मैं कहता हूँ एक बार अगर वो इंसान के बेटे हैं तो बीजेपी के सम्मेलन में जय भीम करके बुलाए, जय भीम का नारा लगाएं। अगर उसी दिन बीजेपी वाले उनको भगा नहीं देंगे तो मुझे पूछना, क्योंकि हम बाबा साहब को पढ़ चुके हैं, बाबा साहब को जानते हैं। हम मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के तलवे चाट के अमीर नहीं बनना चाहते। हम अपने समाज की देन से, हम गुरु रविदास जी को जानते हैं, अपने संत कबीर जी को जानते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी हमें जगाने में, तो हम उसको कैसे भूलेंगे। हम तो ये कहते हैं, अपने जब भी समाज में जाते हैं हम कहते हैं भाई बाबा साहब ने हमें वो मंत्र दिया है, वो हथियार दिया है, वो गन से भी ऊपर है, वो तलवार से भी ऊपर है, वो लाठी से भी ऊपर है, वो हम मतदान। जिस दिन हम जब मतदान करने जाएंगे, अगर हम गुरु रविदास जी महाराज को याद रखेंगे, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, गुरु संत कबीर जी को याद करेंगे, नाभादास जी को याद करेंगे, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, गुरु गौतम जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं, अपने महापुरुषों को याद करके जाएंगे तो हमारा एक अंगुल दबाएंगे, रात को हम भिखारी सो जाएंगे, सुबह राजा बनकर उठेंगे, अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो आज आप जानते हैं कि हमारे समाज की क्या हालत हो रही है। हमारे जो करिंदा लीडर हैं हमारे समाज के, बीजेपी में वो आज उन्होंने सेल बना रखे हैं, कांग्रेस में उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखा है, एनसी में उन्होंने सेल बनाए थे, मोर्चा बनाए थे। हम कहते हैं कि कई बार उनको कहते हैं कि छोड़ो मोर्चा को, सेल को छोड़ो, अब जनरेटर के साथ क्यों नहीं जुड़ते। जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजनों का जनरेटर है, छोड़ो इन पार्टियों को, बीएसपी में आ जाओ। जिस दिन जैसे जैसे बीएसपी कमज़ोर होती जा रही है, ऐसे ऐसे हमारे जो मुलाजिम हैं उनकी हालत पतली हो रही है, डिपार्टमेंटों में उनको टार्चर किया जाता है। आज दिन दिहाड़े आप देख रहे हैं कि दूसरी स्टेटों में कत्लेआम हो रहा है, जाति के आधार पर मारा पीटा जा रहा है। क्यों कि जब बीएसपी कमज़ोर हुई तो इन लोगों ने सिर उठाया, जब बीएसपी ताकतवर थी तो ये कांग्रेस इन्होंने ताराचंद को डिप्टी सीएम बनाया था, ये बीएसपी के डर से बनाया था। आज बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया, कि उनको पता कि बीएसपी जहाँ पर है नहीं। तो मेरी समाज के साथ अपील है कि बहुजन के साथ जुड़े। आप भी बहुत, मैं आपको भी सुनता रहता हूँ आरटीआई इंडिया न्यूज़ को, कि मैक्सिमम अपने समाज को जागृत कर रहे हैं। आप बीएसपी से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी बात आगे बढ़ रही है। हमारे जो छोटे छोटे दल हैं, ये कांशीराम साहब को और बाबा साहब के फ़ोटो के नाम का बिजनेस करते हैं। आज बीएसपी 1983 में DS4 थी, 84 में बीएसपी बनी। आज जम्मू में कम से कम भी 1 दर्जन विंग बन चुके हैं। वो किसको कमज़ोर करेंगे, वो बीएसपी का वोट डिवाइड करेंगे, वो ब्राह्मण का वोट थोड़ी लेंगे, वो राजपूत का वोट थोड़ी लेंगे, वो महाजन का वोट थोड़ी लेंगे, वो बीएसपी का वोट कटेंगे। यही तो मनुवादी चाहता है। मनुवादियों ने इनको तैयार किया है, इनको डिप्यूट किया है कि आप बीएसपी को कमज़ोर करो, पैसे जितने लेने हैं पैसे हम दे देंगे, लेकिन बीएसपी को कमज़ोर करो। ये तो हमारे कांशीराम साहब कहते थे कि ये हमारे समाज के लोग दल्ले नहीं हैं, ये दलाल भी हैं। तो जो हमारे समाज के लोग दलाल हैं, जो बीजेपी में बैठे हैं, जो कांग्रेस में बैठे हैं, अगर ये अपने घर आ जाएंगे, जिस दिन हमारी ताकत बनेगी, हम इस देश के शासक बनेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी झुग्गियों की दीवारों पे लिख दो कि आने वाले समय में तो आप इस देश के शासक बनोगे। तो उसको बाबा साहब को अगर हम पढ़ेंगे, अगर हमारा 85% समाज इकट्ठा हो जाएगा, जिस दिन 40% समाज, 35% समाज इकट्ठा वोट डाल देगा, उस दिन हम इस देश के शासक होंगे। हमारा समाज जो है वो प्रधानमंत्री तक पहुँचेगा। पहला नारा क्या दिया था आपने, जो आज भी याद हो? वो नारा जब आप रोड पर निकले, कांशीराम साहब के साथ निकले, क्या नारा था? तो कांशीराम साहब ने तो हमें सिखाया था, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। दूसरे नंबर वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर बोला था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो ये जो नारे थे, आपने देखा होगा पिछले दिनों रूपनगर में भी एक वाक़या हुआ था, गुजरों की ज़मीन थी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने डैमेज किया उन लोगों को, उनके घर तोड़े थे। तो वहाँ पर भी मुझे जाने का मौका मिला। मैं बहुजन समाज पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे भी वहाँ पर बुलाया गया, सम्मेलन हो रहा था, बहुत लोग थे, मुस्लिम थे, सिख थे, दलित थे। तो मैंने वहाँ पर भी ये बात कही थी
कि बहन जी से सीखो। बहन जी ने यूपी में नारा लगाया, कांशीराम के सिद्धांतों पर बहन जी चली, तो उन्होंने बोला था जो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो हम उसको ज़मीन देंगे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। लेकिन उसका जम्मू में उल्टा हो रहा है। सरकार का काम होता है क्या, गरीबों को बसाना, ना कि उजाड़ना। उन गुजरों को उजाड़ा गया। लेकिन मैंने उधर भी अपील की थी कि बहन जी के साथ जुड़ो, बीएसपी के साथ जुड़ो, जो सरकारी ज़मीन है वो हमारे लोगों को दी जानी चाहिए। जब आप कांशीराम साहब से मिलते थे, कितनी बार आपकी मुलाकात हुई है, और आपने कहा उन्हें गुस्सा जाया करता था और डांट दिया करते थे लोगों को, गुस्सा क्यों आता था, डांटते क्यों थे, जबकि कांशीराम साहब तो बड़ा प्यार करते थे समाज से? वो एक ज़ाहिर सी बात है कि सिंह साहब के परिवार के अंदर जो बच्चा होता है, माँ बाप बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। जिस बच्चे से ज़्यादा प्यार करोगे उसी को डांटते भी हैं। तो कांशीराम साहब, उनकी एक दिलो तमन्ना थी। हम उनके पास बैठते थे, वो बातें कहते थे। उनकी एक दिलो तमन्ना थी कि मेरे जीते जी जम्मू कश्मीर और पंजाब में हुकूमत बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए। मेरी 2 स्टेटों से बहुत लगन है। वो दिलों चाहते थे कि जब जहाँ पर बात हुई तो उन्होंने बोला था कि कितने एमएलए जिता के दोगे, जे 2002 की बात है। तो कुछ लोगों ने बोला इतने जीतेंगे इतने। उसने बोला कि आप ज़्यादा मत जिताओ, अगर आप मुझे आज की डेट में 7 एमएलए जिता के दे दोगे तो मैं आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के जाऊंगा। तो उस वक्त स्थिति बनी थी कि जिसके पास 7 थे उन्हीं का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना था। तो कांशीराम दूरदेशी थे, वो जानते थे, लेकिन 7 नहीं जीते, वो एक ही जीता था। तो कांशीराम इसलिए डांटते थे, वो बोलते थे कि जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बुलाओ। एक खासियत थी उनके पास कि जो आदमी कांशीराम साहब के पास बैठ जाता था उसके मन में जो शंका होती थी कि ऐसी बात कैसे होगी, जब तक कांशीराम उसको इंसान ना बना दे तो वो उठने नहीं देता था। तो जब वो इंसान बनता था तो चाहे मैं कांशीराम साहब के साथ बैठा हूँ 2002 में जब टिकटें बांटी गई जम्मू कश्मीर के अंदर, तो कांशीराम साहब सुबह 7 बजे सोफे पे बैठते थे। वो लुंगी पहनते थे, बनियान पहनते थे अंदर, और रात के 12 बज जाते थे, वो खाना नहीं खाते थे, ना वो खाते थे ना दूसरा खाता था। तो उनका ध्यान ही बस समाज के ऊपर था, भूख तो उसको लगती नहीं थी। तभी तो एक बार की मैं आपको वाकया बताऊं, मेरी और सरदार मक्खन सिंह था, तो हमारी ड्यूटी लगी कि आपने उधमपुर जाना है, सम्मेलन अटेंड करो। हम चले गए। तो जैसे वहाँ से निकले तो मक्खन सिंह का एक साथी था, वो डीएसपी था वहाँ पर चेक पोस्ट पे। तो मक्खन सिंह जी बोले, प्रीतम जी आओ हम गपशप लगा लेते हैं। तो जैसे गए उनके पास, वो शर्मा था, तो हाल चाल पूछा। उन्होंने बोला, मक्खन सिंह जी आजकल क्या करते हो? उसने बोला, जी मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है। उसने बोला, जी कौन सी? उसने बोला, मैं बीएसपी ज्वाइन कर ली है, मैंने रिटायरमेंट ले ली है। उसने बोला, मुझे आज तक याद है जो अच्छी बात करता है। उस शर्मा ने बोला था, मक्खन सिंह जी कांशीराम क्या चीज़ है उसको हम जानते हैं, हम अपर कास्ट के हैं। जिस समाज के लिए वो लड़ रहे हैं वो समाज नहीं जानता कांशीराम क्या है। अगर जे कांशीराम हमारे समाज में पैदा होता, हम इसको 200 साल नहीं मरने देते थे। तो आज मुझे रोना आता है जब हम वो चीज़ सोचते हैं कि कांशीराम हमारी खातिर वो उसको इतनी बीमारियां लगी कि वो बेचारा जान देकर चला गया, लेकिन हम सुधरे नहीं। अगर हमारा समाज उसके जीते जी लाइनों पर आ जाता। बात तो एक वोट की थी। अगर इंसान सभी बहुजन समाज एक सोच बनाकर वोट डाल ले तो अपना राज आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। और हल सब सरकार में होता है। आपने एक चीज़ कही कि राजीव गांधी सड़क पर खड़े थे और कांशीराम साहब गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी और कांशीराम साहब से कुछ बात की। वो क्या बात थी? राजीव गांधी क्यों उनका इंतज़ार कर रहे थे और गाड़ी रोकने के बाद क्या कहा उन्होंने? सिंह साहब जी, हमने सुना, कांशीराम जी से ही सुना था। तो वो बोल रहे थे कि मैं दिल्ली निकल रहा था टैक्सी में अपनी गाड़ी से, तो वहाँ से राजीव गांधी भी निकला। तो राजीव गांधी ने मेरी गाड़ी पहचान ली। उसने ड्राइवर को बोला, कांशीराम को रोको। जैसे वो रुके तो उसने कांशीराम साहब को बोला कि कांशीराम साहब जी, आपको क्या मिला मुझे हरा के? आपके तो 3 MP बने, मेरे आपने 99 हरा दिए, तो आपको क्या मिला 3 से? तो कांशीराम साहब ने बोला कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने इतना बड़ा काम किया कि कोई कर नहीं सकता। उसने बोला क्या?
उसने बोला मैंने हवाई जहाज़ से आपको रोड मास्टर बना दिया। वो कांशीराम तो पैदाशी रोड मास्टर है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मैंने रोड मास्टर बना दिया कि आप नीचे वालों को पहचानो। तो ये दूरदेशी थे साहब कांशीराम। उनकी जो बात हमसे होती थी वो 15 साल के बाद हमें सच नज़र आती थी। वो ऐसे शख्सियत थे, लेकिन हमारा समाज उनको पहचान नहीं सका। अगर वो 10 साल और जीते तो वो हम जो मानते हैं कि सम्राट अशोक जैसे वो सोने की चिड़िया बना के जाते, जैसे बुद्ध जी चाहते थे, गुरु नानक देव जी चाहते थे, ऐसी सोच कांशीराम की भी थी। और कांशीराम जी जो नारा दिया था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये गुरु गोविंद सिंह जी का नारा था। और गोविंद सिंह जी महाराज और बाबा साहब इन्होंने अपने 4-4 बच्चे मुराए, बच्चे मुरा के भी समाज के लिए वो जिंदा रहे। आज उनकी मिसालें हमारे सामने हैं। अगर हम अपने इन महापुरुषों के पूर्णे पर चलेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आज नहीं तो कल हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर हम चाल पुरुषों से जुड़े रहेंगे, जहाँ अपने बीवी बच्चों से जुड़े रहेंगे, अपने लालच में जुड़े रहेंगे, मेरे बच्चे को कोई नौकरी दिलाएगा, मुझे कोई कारोबार देगा, तो फिर हमारे समाज का यही हाल होगा। खास करके कांशीराम साहब ने भी बोला था, हम भी बोलते हैं कि हमारे समाज को धोखा दिया है पढ़े लिखे लोगों ने। जो हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं मानते, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कैसे होगा, नहीं होगा। जो हमारी मीडियम के लोग हैं वो मानते हैं कि बीएसपी हमारा घर है, वो बात समझ लेते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सभी जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। मुझे तो ऐसे लगता है कि 50% इन्होंने मनुस्मृति लागू कर दी है, 50 रहती है। अगर ये 2024 का इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जीत जाता है तो हम 5000 साल पीछे जाएंगे, हमारी वही हालत होगी जो पहले होती थी। अगर हम सुधर गए, अगर हम इसको रोक देंगे तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने के लिए बने रहेंगे, नहीं तो हमारी हालत बद से बदतर होती जाएगी। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आज कांशीराम साहब की हुई बातें या जो साहब कांशीराम मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे वो याद आती हैं, कांशीराम साहब याद आते हैं। क्या लगता है आपको कांशीराम साहब आखिरी समय में क्या सोच रहे होंगे, आखिरी समय में क्या सोचा था उन्होंने? देखिए सिंह साहब, बात ऐसे है कि कांशीराम साहब जो जम्मू के बारे में मेरे से बात हुई है, मेरे सामने की बात है, हम साथ बैठे थे, तो वो चाहते थे कि जम्मू के अंदर जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट भक्त बरादरी का होना चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, क्योंकि वो भक्तों को अहमियत देते थे। और उनको पता था कि जम्मू में भक्त बरादरी जो है वो मेजॉरिटी में है। तो इनको हमारे जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे, वो बेचारे सबक रिश्तेदार गए हैं, जीएल भक्त होते थे, उनकी वो बहुत सपोर्ट करता था। उनकी दिलो चाह थी कि ये प्रिंसिपल रिटायर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये जीत के असम्बली तक जाएं, क्योंकि वो सच्चा सुच्चा इंसान था जीएल भक्त। लेकिन उनकी बहुत चाह थी कि ये जीत के जाए और असम्बली में अपने समाज की बात रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांशीराम साहब एक बार 2002 की मैं बात बताता हूँ, तो वो अशोका होटल में बैठे थे, तो वहाँ पर गुरु रविदास बरादरी जो थी उनका भी एक डेलीगेशन मिला साहब से अलग। उस वक्त 12 बज रहे होंगे, तो उन्होंने बोला साहब जी आपने सभी बरादरियों को टिकट दी है, तो आपने चमारों को टिकट नहीं दिया, तो ये क्या बात है, तो चमारों को भी टिकट मिलनी चाहिए। तो साहब जी ने बोला था भाई आपकी बात तो सच है, मैं नहीं दे पाया, लेकिन आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मैं चमार हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो आप जानते हैं कि मायावती जो है वो चमारी है, वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपका प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट आपका, वाइस प्रेसिडेंट आपका, और आपको क्या चाहिए? तो आप क्या बोलोगे कि मैं चमारों की पार्टी बनाऊं? मुझे सभी बरादरियों को जोड़ना है। आप तो मेरे घर के हैं, आप आज नहीं तो कल जीत के आ जाओगे। मैंने हर बरादरी को जोड़ना है, मुझे बहुजन बनाना है, बहुजन बनाकर मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने किसी बरादरी को छोड़ना नहीं। ये सरियारा है, आज तक किसी ने सरियारा को टिकट नहीं दी, मैंने इसको भी टिकट दिया है। कोई बरादरी स्लिप ना हो जाए मेरे से, हर बरादरी का जो बराबर राइट होना चाहिए। सभी इसके साथ जुड़ें, पार्टी में जुड़ें, और एक काफिला मेरे मरने के बाद भी ये काफिला आगे बढ़ना चाहिए। ये संघर्ष है महापुरुषों का, ये कोई छोटी बात नहीं। कि सिंह साहब कांशीराम ने जो बातें कही हैं वो तो आज तक हमारे दिलो दिमाग में है, लेकिन आज की जो लीडरशिप है मैं थोड़ा सा आपको कन्वे करूँगा
कि जम्मू में जो पार्टी का डाउनफॉल आया है, मैंने पहले ही आपको बताया कि आज कम से कम भी दर्जन हमारे विंग बने हुए हैं। आपने चंद दिनों में आप भी वहाँ पर गए थे जहाँ पर हमारे बहुजन लोगों को सम्मानित किया था आरसपुरा गेगिए में। तो वहाँ पर हमारे 2-3 शख्स थे जो इन्होंने सम्मानित किए, लेकिन आज वो राष्ट्रीय बुद्ध महासभा में बैठे हैं। तो और भी हमारे वहाँ पर भी जो आरसपुरा के लोग थे, वो इनको भी पता है, ये मेरे मुंह से क्यों निकलाते हो, इनको भी पता है, वो दूसरे ग्रुपों में आज बैठे हैं। तो कांशीराम साहब को जिसने पढ़ा है, जैसे मैं हूँ, आज मेरे साथ रूपलाल जी हमारे सीनियर हैं, रूपलाल जी बैठे हैं, और बड़े सीनियर लोग हैं जो चुपचाप आज भी घर पे बैठे हैं। वो कहीं टस के मस नहीं हुए, पार्टियां हमने भी देखी हैं, लेकिन कोई टस का मस नहीं हुआ। जिसने कांशीराम साहब के साथ मीटिंग की है, उनके साथ बैठा है, वो बदलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो हम जो जम्मू की लीडरशिप है, आज मैं मानता हूं कि जम्मू की लीडरशिप कमज़ोर है, ये जोड़ने में नाकाम हुई है, और ये नहीं चाहते कि जहां पर पार्टी का काम आगे बढ़े। क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं सोमराज मल्होत्रा जी, तो इनकी सियासत पता नहीं क्या कहती है। ये 2008 में आए और आज इन्होंने जो अभी आर्डर निकाला, मैं आपको आर्डर दिखाता हूँ। अभी इन्होंने 11 असेंबलियों में इंचार्ज लगाए हैं। तो जम्मू कश्मीर में 43 असेंबली हैं जम्मू प्रोविंस में, क्या 11 कैंडिडेट हैं आपके पास? 11। आज हमें ये महसूस होता है कि हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, कि हम क्या स्ट्रगल करेंगे। तो जब भी मंच लगता है, हम तो ये कहते हैं, हमारे जो कांशीराम का कंसेप्ट हमारे दिमाग में घूमता है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसने हर बरादरी का एक आदमी मंच पे बैठाना चाहिए। सिख हो, मुस्लिम हो, मराठी का हो, शेड्यूल कास्ट हो, हर बरादरी का एक एक आदमी बैठाए। वो गुलदस्ता नज़र आए तो वो समाज में एक मैसेज आता है कि हमारी बरादरी का भी वहाँ पर एक प्रधान बैठा था, हम उसके पीछे चलेंगे। आपको लगता है कि साहब कांशीराम जैसा कोई शख्स दोबारा आएगा और बहुजन समाज की बात करेगा? मुझे ऐसा लगता नहीं है। आज तो सभी जगह डिवाइड हुए हैं। कांशीराम जैसे पैगंबर वो बार बार हमें मिलते हैं, जब मिला था हमने उसकी कदर नहीं की, तो आज हमें लगता नहीं। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं बहन जी के ऊपर आज भी हमारी उम्मीदें टिकी हैं कि वो एक लेडी होकर पूरे भारत को चला रही हैं। ये वो शख्सियत है, हम उसकी कदर करते हैं। आप पार्टी से खफा चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि पार्टी के हालात ऐसे हैं, इन बातों को आप मायावती तक क्यों नहीं पहुंचाते, या फिर पार्टी के अंदर जा कर के काम करें, साइलेंट क्यों बैठें? देखिए सिंह साहब, मेरी आपसे अपील है कि ये बात आप ज़रूर शाया कीजिए। असली बात यह है कि जब से ये कोऑर्डिनेटर सिस्टम बना है, बहन जी ने कोऑर्डिनेटर सिस्टम बनाया था 2002 में। 2002 से आज तक आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ पर डाउनफॉल नज़र आएगा। क्योंकि कांशीराम साहब एक ऐसे इंसान थे, उनका डायरेक्ट लिंक जो था वो प्रधान के साथ होता था, प्रेसिडेंट के साथ होता था, जो भी स्टेट का प्रेसिडेंट होता था। लेकिन आज जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम बना है, कोऑर्डिनेटर का सिस्टम होता है कि जैसे आज माननीय राजा राम जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, सेकंड नंबर पे दिया चंद जी हैं, हम उनकी कदर करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेटर का सिस्टम है कि बहन जी की बात हमारे तक पहुंचाए, हमारी बात वहाँ तक पहुंचाए। लेकिन होता क्या है जी, अपनी लीडरी जहाँ पर चमकाते हैं और समाज जो वो नीचे होता जा रहा है। कोऑर्डिनेटर बहन जी को अपनी फ़ोटो दिखा देते हैं, जी मैं जम्मू कश्मीर में मीटिंग करके आया हूँ, मेरा काम उधर चल रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो कोऑर्डिनेटर हैं ये बहन जी को सही फीड नहीं करते। अगर ये सही फीड करेंगे, हम तो माननीय बहन जी से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि 28 स्टेटें हैं, आप 28 प्रेसिडेंटों से डायरेक्ट मिलिए। जो भी जम्मू कश्मीर की बात होगी वो हमारा अध्यक्ष आपके सामने रखेगा। इन्होंने जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम बहन जी तक नहीं पहुंच सकते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, आप 1983 से पार्टी से जुड़े हुए हैं, मायावती से मुलाकात होती थी, आप खुद क्यों नहीं मायावती से मिल लेते, उनसे ये चीज़ बताते? देखिए, पहले जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री नहीं थी, तब वो बहन जी हमारे इस बहु फोर्ट में भी आई थी। मेरी बड़ी बहन है, मेरे से 4 नीचे है, चौथे थार पे है।
तो मेरी बहन ने उसको माला पहनाई, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। बहन जी को मैं इधर लाया हूँ। कांशीराम साहब मेरे बहुत फोटो में आए हैं। मैं इतनी मेरी अच्छी थी बहन जी के साथ भी, लेकिन जब से बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, कोऑर्डिनेटर सिस्टम बना है, हम बहन जी तक नहीं पहुँच सके, ना कोई हमें मिलने देता। ये जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम, आज अगर किसी ने बहन जी के साथ मिलना होगा, वो कोऑर्डिनेटर के बिना नहीं मिल सकता, चाहे वो प्रेजेंट भी होगा। तो कोऑर्डिनेटर मिलाएगा तो ये मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। 2014 में बहन जी जम्मू में आई इलेक्शन कैंपेन के लिए, इधर एमए स्टेडियम में। तो जहाँ से वो हरी पैलेस में रुकी थी, तो उस वक्त में मुझे जिम्मेवारी दी गई थी वॉलंटियर फोर्स का कन्वीनर था मैं स्टेट का। तो हमारे कोऑर्डिनेटर थे नरेंद्र कश्यप जी और चौहान थे। तो जब हम मिलने के लिए गए तो हमें वहाँ पर ये पहले उन्होंने गाइड कर दिया कि आपने बहन जी से बात नहीं करनी, जो बहन जी बात करेगी बात वो जस करनी है, अपने मुंह से कोई नहीं। तो जैसे जो कोऑर्डिनेटर ऐसा काम करेंगे तो बीएसपी तो डाउनफॉल में आएगी। हम कहते हैं बहन जी हमारी जिंदा देवी है, हम उसकी जनता है, हमारी वो माननीय है। उन्होंने वर्कर को पहचानना चाहिए, वर्कर की क्वालिटी देखनी चाहिए कि कितनी इसके अंदर शक्ति है, ये कहाँ काम कर सकता है। जम्मू के अंदर आज अगर हम मान के चलते हैं तो मुझे कई बार रोना भी आता है कि मैं सिर्फ सरियारा बरादरी से हूँ, इसलिए मेरा अब मैं आगे नहीं पहुँच सका। अगर बहन जी को पता चले कि आज भी प्रीतम जो है वो बीएसपी में है, लेकिन उसने 40 साल बीएसपी में काटे, आज कोई माई का लाल मुझे नज़र नहीं आता कि जो लगातार आज तक बीएसपी में चल रहा हो। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, ये हमें आगे जाने नहीं देते, ना हमारी बात आगे बहन जी तक पहुँचाते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से विनती है कि यही बात आप बहन जी तक पहुँचाइए कि जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने जान कुर्बान की है पार्टी के लिए, उनको जाने, उनको पहचाने, तो तभी बात बनेगी। ये जो फसली बटेरे हैं, ये मनुवाद के प्लांटेड लोग हैं, ये नहीं समाज को आगे बढ़ने देते, ना ये बढ़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए प्रीतम जी।